हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या जिसे हम रैग भी बोलते हैं वो क्या होता है। तो अपन देखेंगे आज कि हमारा रैग की रिक्वायरमेंट क्यों थी, रैग से क्या क्या बेनिफिट होते हैं और रैग काम कैसे करता है अंडर द हुड। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आईपैड पे और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि हमारे एलएलएम में ऐसी क्या कमी थी कि अपन को रैग की जरूरत पड़ी। तो फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं जीपीटी 3.5 से। तो सबसे पहले हमारा जो ओपन एआई था उसने हमें जीपीटी 3.5 दिया था एज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसके अंदर क्या था, 4000 हमारी जो टोकन थी ना उसकी लिमिट थी। हमारी टोकन लिमिट थी 4000। इसका मतलब हमारा जो इनपुट होगा प्लस जो हमारा आउटपुट होगा उनकी जो कंबाइंड लेंथ है वो 4000 होनी चाहिए। इसका मतलब जो टोकन काउंट है वो 4000 होना चाहिए। तो हमारे लिए ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमारी एप्लीकेशन थी उनके लिए 4000 ओके था। लेकिन जैसे जैसे हम चीज़ों को एनहांस करने लगे, हम और भी चीज़ें एक्सपेक्ट करने लगे, तो ये कॉन्टेक्स्ट विंडो हमारे लिए छोटी हो गई। तो उसके लिए कुछ नहीं, हमारा जो जीपीटी है वो भी अपडेट हो गया। हमारे पास आ गया जीपीटी 3.5 टर्बो। एंड जब हमारे पास आया जीपीटी 3.5 टर्बो तो उसके हमारे पास है 3 वेरिएंट। पहला था हमारा 8000 टोकन विंडो के साथ, दूसरा आया हमारा 16000 टोकन विंडो के साथ, एंड तीसरा आया हमारा 32,000 टोकन विंडो के साथ। ठीक है, इसका मतलब इसने हमारी जो एलएलएम की कैपेबिलिटी बढ़ा दी और हमारा जो प्रॉम्प्ट है उसका ओवरऑल साइज बढ़ गया। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये भी एक पॉइंट पे हमें प्रॉब्लम देने लगा। फिर हमारे पास आया जीपीटी 4 जिसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो जीपीटी 3.5 टर्बो जैसी ही थी। लेकिन जो हमारा जीपीटी 4 टर्बो आया वो था हमारा 128K टोकन के साथ, मतलब 1,28,000 टोकन तक हम उसे दे सकते थे। ये हमारा प्रॉम्प्ट का साइज होगा। लेकिन अब आप एक बात समझिए कि जब भी हम अपना जो प्रॉम्प्ट है ना वो अपने एलएलएम के पास भेजते हैं और प्लस जो हमारा रिस्पॉन्स आता है, तो हमारा इनपुट और आउटपुट जो होता है ना उसकी हमें जाती है कॉस्टिंग। ऑब्वियसली इनपुट और आउटपुट की डिफरेंट कॉस्टिंग होती है, बट कॉस्टिंग होती है। जितने ज्यादा टोकन हम यूज करते हैं हमारे इनपुट में प्लस जितने ज्यादा टोकन हम यूज करते हैं हमारे आउटपुट में, उतना ज्यादा हमें चार्जेस लगते हैं पर एपीआई कॉल। तो ऑब्वियसली हम नहीं चाहते ना हर बार हम इतना बड़ा प्रॉम्प्ट भेजें कि हमें ज्यादा चार्जेस बेयर करने पड़े। तो उसको अपन एक तो शॉर्ट करना चाहते थे। प्लस हमारे पास एक और प्रॉब्लम थी कि अगर मुझे कोई भी छोटा सा अपना प्रॉम्प्ट देना है एलएलएम को, फॉर एग्जांपल 128 के विंडो का ही देना है, तो कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, मेरा रिस्पॉन्स भी आ जाएगा, कोई बात नहीं, मैं चार्जेस भी बेयर कर लूंगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई 1000 पेजेस की बुक है जो मुझे उसको अपने प्रॉम्प्ट में भेजना है एंड मुझे उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स चाहिए, तो अब ये तो मेरा कोई भी एलएलएम नहीं कर सकता ना, क्योंकि मेरे किसी भी एलएलएम के पास इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया रैग। अब रैग क्या करता था, रैग मुझे बोलता था कि एक काम करो कि ये जो 1000 पेजेस की बुक है ना आपके पास, ये क्या करो, आप एक वेक्टर डेटाबेस होता है उसके अंदर स्टोर करो और आप अपनी मुझे प्रॉम्प्ट भेजो, या अगर आपको कोई सेपरेट क्वेरी भेजनी है आप वो भेजो, और मैं आपके लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगा जो आपको रिक्वायर्ड है। क्योंकि ऑब्वियसली आप जो पूरी 1000 पेजेस होंगे, आपकी जो प्रॉम्प्ट है वो 1000 पेजेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन तो नहीं चाहता होगा। वो चाहता होगा कि उन 1000 पेजेस में से कोई लिमिटेड फॉर एग्जांपल 5 पेजेस हैं, कोई भी रैंडम 5 पेजेस हैं, उन इंफॉर्मेशन को यूज करके आप रिस्पॉन्स जनरेट करो। तो मेरा रैक बोलता है कि आप अपने 1000 पेजेस डालो अपने वेक्टर डेटाबेस में, और मैं क्या करूंगा कि मैं विद द हेल्प ऑफ योर प्रॉम्प्ट मैं आपके लिए वो सारे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ले आऊंगा या रेलिवेंट पेजेस ले आऊंगा। तो आपका भी काम इजी हो गया और प्लस आपको पूरी की पूरी बुक नहीं भेजनी पड़ी। तो जितना भी एलएलएम की कैपेबिलिटी थी आप उसके अंडर अपना काम कर पाए। अब ये करेंगे कैसे, तो इसके लिए अपन क्या करते थे कि हमारा जो रैग है उसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते थे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 पेजेस हैं। अब मैं अपने जो 1000 पेजेस हैं मैं उनको एक बार में अपने वेक्टर डेटाबेस में स्टोर नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, चंकिंग करता हूँ। अब चंकिंग में क्या होता है, चंकिंग में फॉर एग्जांपल मैं चाहूं तो अपने सेंटेंसेस को ब्रेक कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ फुल स्टॉप। मैं चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि मुझे हर पर्टिकुलर चंक में सिर्फ 1000 कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि मुझे वन पैराग्राफ चाहिए। तो ये मेरे ऊपर है कि मैं किस तरीके से चंकिंग करना चाहता हूं। चंकिंग मतलब अपने पूरे 1000 पेजेस की बुक को कैसे कैसे बैचेस में कन्वर्ट करना चाहता हूं। मेरा एक पर्टिकुलर जो चंक होगा उसका साइज कितना होना चाहिए ये मैं डिसाइड कर सकता हूं।
अब क्या होगा, हम हर पर्टिकुलर चंक को एम्बेडिंग्स का यूज करके न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेंगे। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल एक चंक है, मैंने उसे पास करा मेरी एम्बेडिंग्स के पास, और मेरी जो एम्बेडिंग्स थी उसने उसे कन्वर्ट करा न्यूमेरिकल वैल्यू में। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब एक तरीके से वेक्टर्स में उसने कन्वर्ट करा। और इन वेक्टर्स का जो कलेक्शन होता है, जो एक चंक का होगा, उसे मैं बोलूंगा एक डॉक्यूमेंट। जब मेरा वेक्टर डेटाबेस में स्टोर होता है तो अपन उसे कहते हैं एक डॉक्यूमेंट। तो ये जो मेरी डॉक्यूमेंट है, ऐसी मेरी बहुत सारी डॉक्यूमेंट मेरे वेक्टर डेटाबेस में स्टोर होंगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास ऐसे स्टोर होगी doc1, doc2, ठीक है, ऐसे doc3, ऐसे मेरे पास 1000, 2000, 1 मिलियन, 10 मिलियन डॉक्यूमेंट्स हो सकती हैं। अब मैं क्या बोलूंगा, जैसे ही मेरा प्रॉम्प्ट आया, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ मेरी क्वेरी आई, डिपेंडिंग कि आप अपना डायरेक्टली प्रॉम्प्ट भेजना चाहते हैं या विद द हेल्प ऑफ क्वेरी पहले रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं। कि जैसे ही मैं अपने वेक्टर डेटा के पास क्वेरी करने जाऊंगा, तो सबसे पहले ये जो मेरी प्रॉम्प्ट या क्वेरी है, ये विद द हेल्प ऑफ सेम एम्बेडिंग्स, ठीक है, मेरे न्यूमेरिकल में कन्वर्ट होंगी, दैट मीन्स वेक्टर में कन्वर्ट होंगी। एंड जब ये वेक्टर में कन्वर्ट होंगी, तो ये जो मेरा डेटाबेस है ना, इसके साथ करेगा सिमेंटिक सर्च। सिमेंटिक सर्च मतलब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर वेक्टर के क्लोजेस्ट वेक्टर्स कौन से हैं और उनको वो लेकर आएगा। अब डिपेंडिंग हमें कितने चाहिए, हमें अगर 2 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, उसके बेसिस पे इसको अगर अपन सिंपल तरीके से समझे, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, मेरे पास एक 1,1 पॉइंट है, मान लो कि ये मेरी है क्वेरी। अब मेरे पास एक और पॉइंट है विच इज 1,3, मेरे पास एक पॉइंट है विच इज 1,2। अब मैं बोलूं कि आप मुझे एक वो डॉक्यूमेंट लाके दो जो मेरे वेक्टर डेटाबेस में है, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा कि जब मैं अपने वेक्टर डेटाबेस में कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आना चाहता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से जो सबसे ज्यादा रिलेटेबल हो, रिलेटेबल मतलब जिसका डिस्टेंस सबसे क्लोजेस्ट हो। अब अपन बात करें तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरा, वो मेरा 1 है। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो मेरा कितना का है, 2 है। तो इसका मतलब अगर मुझे आउटपुट चाहिए तो मेरा आउटपुट में क्या आएगा, मेरा आउटपुट में आएगा 1,2। हमारे जो वेक्टर डेटाबेस में उसमें ये कैसे स्टोर होते हैं, एज अ डॉक्यूमेंट। तो अपन बोल सकते हैं कि 1,2 मेरा एक डॉक्यूमेंट। ऑब्वियसली उसमें बहुत ज्यादा वेक्टर होते हैं, ये तो एक एग्जांपल के मैंने 2D कार्टेशियन प्लेन ले लिया, वहां पे हमारा मल्टी डायमेंशनल होता है। तो पर एक एग्जांपल के लिए कि ये मेरा क्लोजेस्ट था, तो ये मेरा रिटर्न होके आ गया। इसी तरीके से हमारे जितने भी मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट हम अपने वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करते हैं, बेस्ड ऑन आवर क्वेरी, जो भी हमारे क्लोजेस्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनको फेच करके आता है। फिर हमारे जो प्रॉम्प्ट में प्लेस होल्डर होगा, फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट करके, मैं उसमें इंस्टेड ऑफ मेरी 1000 पेजेस की बुक, ये जो 5 मेरे जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हैं, मैं उनको पास करूंगा, और मेरा जो भी प्रॉम्प्ट है एंड वो मेरा एलएलएम के पास जाएगा, और एलएलएम उसके लिए मेरा जो रिस्पॉन्स होगा वो लाके दे देगा। इससे मेरा क्या फायदा हुआ कि मुझे अगर बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉम्प्ट है या बहुत ज्यादा बड़ा मेरे पास कॉन्टेक्स्ट है, तो मुझे हर बार भेजने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लेकर आऊंगा। अब इसमें एक और चीज होती है कि फॉर एग्जांपल मेरा जो प्रॉम्प्ट है, अगर मैं बोलूं कि मुझे अलाउ करता है चैट जीपीटी कि 128 के विंडो का आप भेज सकते हो, अगर GPT-4 टर्बो की बात कर रहे हैं, और मैंने फॉर एग्जांपल इतना ही बड़ा प्रॉम्प्ट भेजा, तो एक इसमें इशू भी है कि जो मेरा एलएलएम है ना, वो मेरा स्टार्टिंग ऑफ द प्रॉम्प्ट अच्छे से याद रखता है, एंडिंग ऑफ प्रॉम्प्ट अच्छे से याद रखता है, लेकिन जो मिडिल पार्ट है ना, उसको वो भूल जाता है या फिर उसको ढंग से एनालाइज नहीं कर पाता। तो अपन उसे बोलते हैं लॉस इन द मिडिल इशू, कि हमारा जो एलएलएम है वो स्टार्टिंग और एंडिंग के बेसिस पे तो अच्छा रिस्पॉन्स देगा, लेकिन मिडिल पार्ट को वो उतना अच्छे से समझ नहीं पाएगा, और वो मिडिल पार्ट को उतना अच्छे से अपने रिस्पॉन्स के लिए यूज नहीं करेगा। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को भी हमारा रैक सॉल्व करता है। कैसे कि अगर हम लोग सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, तो हमारा ओवरऑल प्रॉम्प्ट का जो साइज है वो हो जाएगा हमारा कम। जब साइज कम हो जाएगा तो हमारा लॉस इन द मिडिल प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि लॉस इन द मिडिल प्रॉब्लम आती है जब हमारे पास बहुत ज्यादा टोकन्स हो, तो वो स्टार्टिंग और एंडिंग टोकन समझता है, बीच के भूल जाता है। तो ये भी हमारा एक बेनिफिट होता है रैक को यूज करने का। तो यही होता है हमारा रैक। हमारा रैक क्या बोलता है कि आपके पास जितना भी कॉन्टेक्स्ट हो, आपको वो पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट में भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेलिवेंट डेटा भेजो, वो मैं आपको लाके दूंगा, एंड उससे हमारी जो ओवरऑल प्रॉम्प्ट का साइज है वो हमारा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट भेजना नहीं पड़ता, हम जो रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट भेजते हैं, और इससे हमारी कॉस्टिंग भी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रैक, ये हमारे होते हैं रैक के बेनिफिट, और इस तरीके से हमारा रैक चलता है
कि वो हमारा जो भी डेटा होता है उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट करता है, डेटाबेस में स्टोर करता है, जैसे अपन वेक्टर डेटाबेस बोलते हैं। और जो हमारी क्वेरी होती है विद द हेल्प ऑफ सिमेंटिक सर्च हमारे वेक्टर डेटाबेस में जाती है और जो भी सबसे क्लोजेस्ट वेक्टर्स होते हैं उनको लेके आ जाती है विद द हेल्प ऑफ हमारा कोसाइन डिस्टेंस या फिर जैसे अपन यूक्लिडियन डिस्टेंस या मैनहट्टन डिस्टेंस भी बोलते हैं उनकी मदद से। ठीक है, तो आई होप आपको रेक समझ में आ गया हो। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice.